पानी। चलिए, कल कहाँ तक बताए थे? इतिहास स्टार्ट हो गया था क्या? है? कल वाला याद है? याद है हो? चलिए, बिहार में नवपाषाण कालिक स्थान बताएगा कोई? कहाँ कहाँ था? चिरान, सारण न? चेचर, वैशाली। चेचर, वैशाली, यही था ना? बिहार में टोटली भारत में 16 महाजनपद था, तो बिहार में कै गो था? 3। बिहार में 3। पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की वैशाली, मगध की राजगीर। यही था ना? चलिए, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा। कल हम लोगों ने ये सारा देख लिया था क्या? यहीं थे क्या? यहीं पे थे कि इससे आगे होगा? ये चलिए, अभी हम तुरंत चर्चा किए थे कि वज्जी संघ की राजधानी जो थी वो तुम्हारा वैशाली थी। वज्जी संघ कुल 8 कुलों का एक संघ हुआ करता था, जिसमें कहा जाता है कि विदेह, लिच्छवी, और जो सबसे ज्यादा था वो था वज्जी, खुद था तुम्हारा, इसमें सबसे शक्तिशाली कहा गया। विदेह नाम जो है वो सबसे पहले यजुर्वेद में देखने को मिलता है। एक पॉइंट लिखिएगा वहीं पे कि बिहार के विदेह क्षेत्र का नाम बिहार के विदेह क्षेत्र का नाम बिहार के विदेह क्षेत्र का नाम सबसे पहले सबसे पहले यजुर्वेद में यजुर्वेद में यजुर्वेद में दिखने को मिलता है। यजुर्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में देखने को मिलता है। लिख लिए? चलो देखो, कौटिल्य, कौटिल्य बोले तो चाणक्य। चाणक्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। राज्य शब्दोपजीवी का मतलब यह हो गया कि वैसा क्षेत्र जहां पे कुलीन तंत्र ना हो करके लोकतंत्र की पद्धति के अनुसार वहां का शासन पद्धति चले, उसी को कहा गया तुम्हारा चाणक्य के अनुसार राज सप्तोपजीवी संघ के रूप में किया है। आपसे पूछेगा कि लिच्छवी गणराज्य को किसने राज सप्तोपजीवी संघ के रूप में दर्शाया है, तो किसने दर्शाया? कौटिल्य ने दर्शाया, मतलब चाणक्य ने दर्शाया। चाणक्य वही जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कह सकते हो, वो थे।
राजाओं की सभा को संस्था कहा जाता था उस समय। कहा जाता है कि संस्था में सभी राजाओं को समान अधिकार प्राप्त थे। जो 8 कुल में वज्जी संघ बटा हुआ था, वो सभी संघ के एक एक राजा हुआ करते थे तुम्हारा। और कहा जाता है कि जब भी कभी भी वज्जी का संयुक्त बैठक हुआ करता था, तो सभी राजाओं को, 8 कुलों के 8 राजाओं को समान अधिकार और समान सम्मान दिया जाता था, ताकि ये जो संघ बना हुआ था ये किसी के मन मुटाव से टूटे न, और जो सदियों से चलती आ रही थी वैसा ही चलता रहे। सबसे जो बड़ा था वो मगध राजवंश था। मगध, जिसका सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है तुम्हारा? अथर्ववेद में। बताए तुम्हारा कि मगध शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिला वो अथर्ववेद में मिला। बिहार को कीकट प्रदेश जो है वो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, और जो मगध शब्द पहली बार उल्लेख किया गया बिहार को लेकर के, वो किसमें किया गया? अथर्ववेद में। कहा गया कि गंगा के दक्षिण पूर्व में स्थित जो वर्तमान में पटना है, गया है और शाहबाद है, उसके कुछ क्षेत्र शामिल थे इस पूरे क्षेत्र में। और इसकी जो पहली राजधानी हुआ करती थी, जो मगध क्षेत्र की पहली राजधानी हुआ करती थी, वो क्या थी तुम्हारा? राजगीर थी, या राजगृह भी कहते हैं, गिरिब्रिज भी कहते हैं तुम्हारा। गिर का मतलब होता है पर्वत, जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ हो। और कहा जाता है कि बिंबिसार का राजगीर को राजधानी बनाने का कारण एक तुम्हारा सिक्योरिटी हुआ करता था, क्योंकि ये चारों ओर से तुम्हारा राजगीर पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और अपने आप को सुरक्षा या सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारा उसको यानी राजगीर को राजधानी बनाया गया था। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का मेन कारण था कि चूंकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र तो बड़ी उपजाऊ हुआ करता था, और उस समय द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र तो हुआ नहीं करती थी, उस समय प्राथमिक क्षेत्र हुआ करती थी। और प्राथमिक क्षेत्र बोले तो कृषि। तो हर एक राजा सोचता था कि उस राज्य का आर्थिक व्यवस्था बड़ा मजबूत हो, और आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने के लिए उसी क्षेत्र को अपना राजधानी चुना जाता था जिस क्षेत्र का मिट्टी बड़ा उपजाऊ हो। जैसे इतिहास में आप विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे, तो बहमनी और विजयनगर के बीच में जो लड़ाई का एक मेन कारण था, वो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और तुंगभद्रा, ये चारों नदियों के अपना आधिपत्य जमाने के लिए मेन लड़ाई लड़ी गई थी। और 1565 में तालीकोटा का एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में तुम्हारा विजयनगर की हार हुई थी और बहमनी साम्राज्य की जीत हुई थी। तो ये सदियों से चलते आ रहा था कि जब द्वितीयक क्षेत्र होता नहीं था और प्राथमिक क्षेत्र बोले तो कृषि वहीं का अच्छा होगा जहां का मिट्टी उपजाऊ होगा, और मिट्टी बोले तो जो पानी वाला इलाका होता है जहां पे खादर मिट्टी पाई जाती है वो बड़ा उपजाऊ मिट्टी होती है। पटना भी कुछ इसी प्रकार का था, जो मगध क्षेत्र है कुछ इसी प्रकार का था। यही मेन कारण बना तुम्हारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का, क्योंकि जिस क्षेत्र का मिट्टी उपजाऊ होगा वहां कृषि अच्छा होगा, कृषि अच्छा होगा तो किसान की स्थिति अच्छा होगी, और किसानों की स्थिति अच्छा होगी तो किसानों को टैक्स देने में दिक्कत नहीं होगा, और जब किसानों को टैक्स देने में दिक्कत नहीं होगा तो वो राज्य का जो राजा होगा वो संपत्तिहीन नहीं होगा, संपत्ति से पूरा भरपूर राजा होगा। और जब जिस राज्य की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी उस राज्य का सैन्य व्यवस्था अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का चेन बना हुआ रहता था प्राचीन काल में। तो यही मेन कारण था, राजगीर को तुम्हारा सिक्योरिटी को देख करके राजधानी बनाया गया था मगध का, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि मगध में पहली बार जो चर्चा होता है वो वृद्धरथ वंश का चर्चा होता है। वृद्धरथ वंश, हालांकि मगध का जो सबसे स्टार्टिंग कहा जाता है वो हरियंक वंश के नाम से जाना जाता है, लेकिन मगध शब्द यदि किसी वंश से पहली बार जुड़ा तो वो तुम्हारा वृद्धरथ वंश था। वही वृद्धरथ वंश जिसका एक जरासंध भी राजा हुआ करता था तुम्हारा। स्थापना कहा जाता है कि वृद्धरथ के द्वारा किया गया था तुम्हारा। जो तुम्हारा
चेदी राज वसु के सबसे बड़े पुत्र थे। आप आगे जब पढ़िएगा तो एक क्षेत्र के बारे में, या आप प्राचीन इतिहास यदि पढ़े होंगे, चंद्रा सर पढ़ाए होंगे, एक चेदी वंश हुआ करती थी तुम्हारा, जो उड़ीसा वाले इलाके में हुआ करती थी। उड़ीसा का नाम बहुत सारा नाम पड़ा है, कलिंग पड़ा है, उत्कल पड़ा है, बहुत सारा पड़ा है। उत्कल नामक बहुत भयंकर जनजाति हुआ करती थी उस क्षेत्र में, जिसके चलते उसका नाम उत्कल पड़ा। और वैसे भी आप लोग जब नेशनल एंथम गाते होंगे, जनगण मन गाते होंगे, तो ये शब्द आता है उत्कल। उत्कल जलधि तरंगा, ना कहता ना कि तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। ये जो उत्कल शब्द है, पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है इनको, भाई साहब 52 सेकंड में पूरे भारत को दर्शा रहा है। पंजाब से स्टार्ट होता है, बिंद हिमाचल दिस दैट लंथन देवानंद, मतलब पूरा का पूरा जो है भारत को बड़ा प्रेम से सजाया गया है, और पूरे भारत को मात्र 52 सेकंड में बता दिया गया है। वैसा लिखने वाले का भी दिमाग होना चाहिए। 52 सेकंड में पूरा भारत दर्शन कर सकते हैं आप लोग? नहीं कर सकते। लेकिन कोई पूछेगा कि 52 सेकंड में यदि हमको कोई भारत का दर्शन करा दो, तो जनगण मन गा देना है कि लो यही है तुम्हारा भारत का दर्शन, अब तुम अपना टूर करते रहो एयर इंडिया से, जिससे कम ना हो, हम तुमको भारत दर्शन करवा दिए 52 सेकंड में। ये जो उत्कल शब्द है, ये उत्कल शब्द कलिंग के लिए, मतलब उड़ीसा के लिए यूज हुआ है। तो वहीं पे चेदी वंश हुआ करता था। कहा जाता है कि उसी क्षेत्र में ये चेदी राज वसु हुआ करते थे, और इन्हीं का सबसे बड़ा पुत्र था बृहद्रथ। और कहा जाता है कि इसी व्यक्ति ने, क्या है वहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, आज जनसंख्या थोड़ा सा कम लग रहा है, तो वहां तक रहता था। सावन चढ़ गया, का हो चढ़ गया। सावन से क्या लेना देना है? बेवकूफी न है कि सावन आ गया तो नहीं जाएंगे। बाबा ऐसा थोड़ी है बहुत जल्दी ये सब कुछ दे देंगे, टाइम ना लगेगा हो। और सावन तो वैसे भी महिला लोग के लिए होता है, पुरुष वर्ग के लिए थोड़ी होता है सावन, है लड़का लिए भी होता है। देखिए कितनों पूजा कर लीजिए, कितनों बेल पत्र कुछ भी चढ़ा लीजिए, जो नसीब में रहेगा वही होगा। समझे कि नहीं समझे? और ये मत सोचिएगा कि बाबा को पानी चढ़ा देने से, दूध चढ़ा देने से बहुत सुंदर मिल जाएगा। नौकरी रहेगा तभी ये कुछ मिलेगा, नहीं तो कितनों बाबा बाबा करते रहिए, गांव वाला गोबरे पाथने वाला मिलेगा। नौकरी रहेगा तब ये, तो ये सब बेवकूफाना है कि सावन है। थोड़ा सा हम लोग आध्यात्मिक होकर के सोच लेते हैं, भौतिकवादी होकर के सोचिए। सबसे बड़ा चीज है परिश्रम। कोई बाबा ताबा साथ नहीं देगा जिंदगी में। मानते हैं, चलिए अपना धर्म है मान लेना, लेकिन उस चक्कर में अपना पढ़ाई बर्बाद करना कि सावन है नहीं जाएंगे, हैं सावन के झूलों ने हमको बुलाया, हैं तो बुलाया तो मर जाएगा, नहीं तो फिर वही मेघालय वाला कांड होगा। इससे बेटर है कि नौकरी उकरी के पीछे दौड़ना चाहिए। इस जिंदगी में सावन सब दिन आते रहेगा, है कि नहीं? लेकिन समय बीत गया नौकरी का तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो बेवकूफ होते हैं वो लोग जो इस सब में ट्रस्ट करते हैं और अपना लाइफ स्पॉइल करते हैं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा समझ आ रहा मेरा बात। और कहा जाता है कि भाई साहब बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ वंश की स्थापना किया था तुम्हारा। इस वंश में 10 राजा थे, जिनमें से बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध। कौन था तुम्हारा? जरासंध। कौन था? जरासंध। आपसे पूछेगा जरासंध जो है वो बिहार के मगध क्षेत्र के किस वंश से रिलेटेड थे? क्या बोलिएगा? बृहद्रथ वंश। किससे वंश थे? बृहद्रथ वंश। बड़ा शक्तिशाली सम्राट था।
उसने चेदी अंग, यहां पे पुंड नहीं होगा, पुंड होगा, बंगा और कलिंग पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। बंगा बोले तो बंगाल, वहां पे। और जरासंध का वध कहा जाता है किसके द्वारा किया गया था? भीम के द्वारा। और किसके कहने पर? भगवान कृष्ण के कहने पर, कृष्ण के सहायता करने पर कहा जाता है कि जरासंध की मृत्यु हुई थी तुम्हारा। इसकी राजधानी जो थी वो क्या हुआ करती थी? ग्रीवरेज या फिर तुम्हारा राजगिरी। जहां जहां घेरा लगा रहे हैं उसको हाईलाइट करते चलना है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। पीडीएफ नहीं डलवाया गया है? अच्छा रुक जाओ एक मिनट, कोई है नजर में? एक बार पीटो धीरे से। हाँ धीरे से, मतलब धीरे से, फूल जैसा नहीं। है हो, गाली सुनवा रहा है हमको। तो वो पीडीएफ काहे नहीं भेज रहा है? भर भर के मैसेज कर रहा है। तुम लोग को नहीं ना समझेगा, मास्टरे को ना गलत समझेगा हो ये लोग। चल जाएगा, चला अभी तुरंत चल जाएगा, चिंता मत करो। चलिए आगे बढ़े, अब ध्यान समझिएगा। गिरिब्रिज या राजगिरी, जिसे वसुमती भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। राजगिरी का क्या नाम पड़ा है? वसुमती। मार लो एकरा। बोलेगा किस वंश के दौरान राजगिरी को वसुमती भी कहा जाता था? तो बृहद्रथ वंश के दौरान। क्लियर है तुम्हारा? कहा जाता है कि जरासंध के बाद सहदेव यानी जरासंध का बेटा था, जो कहा जाता है कि बाद में 22 राजा हुआ। इसके बाद जरासंध के बाद बृहद्रथ वंश में 22 राजा हुआ, लेकिन कोई राजा बढ़िया से शासन पद्धति को नहीं चला पाया। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा कहा जाता है वो रिपुंजय नाम के व्यक्ति को कहा जाता है कि ये जो है अंतिम राजा हुआ था बृहद्रथ वंश का तुम्हारा, जिसे उसके मंत्री पुलिका ने मार डाला था तुम्हारा, और जिसने फिर अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया था। यानी पुलिका इसको मारा। पुलिका जो है फिर रिपुंजय के यहाँ एक मंत्री के रूप में बैठता था। और इतिहास गवाह है, और इतिहास में, भारत के इतिहास में यही हुआ है कि जब भी राजा कमजोर हुआ है उसको अपने ही लोगों ने मारा है सत्ता के कुर्सी के लिए, और मार करके अपने आप को या अपने वंश के किसी व्यक्ति को राजा बनाया है। इसके साथ भी वही हुआ। रिपुंजय आखिरी व्यक्ति था बृहद्रथ वंश का, और इसी के दरबार में उसका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था पुलिका, और इसने मारा, और बाद में कहा जाता है बृहद्रथ वंश की समाप्ति होती है। और देखो यहां से लगता है एकरो समाप्ति कर दिया है, न हो? एकरो समाप्ति कर दिया है, यहीं तक था है? कहीं यहीं तक हो? यहीं तक था। तेरी के, चलिए हम है ना, चलो आज मुंह से ही पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है पीपीटी का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा? अब ध्यान से देखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, एक हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। है क्या बोला? एसके वही मिलेगा, क्या ये लोग के ऐप पे दो है? 5 मिनट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट वेट करेगा ये लोग। चलिए दिए, हर्यंक वंश दिए, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वो था तुम्हारा
बिंबिसार। कौन था तुम्हारा? बिंबिसार। ये तुम्हारा बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। हर्यंक वंश के संस्थापक के नाते इसने जो अपनी राजधानी बनाई, वो जो बृहद्रथ वंश की राजधानी हुआ करती थी, उसी वंश को इसने अपना राजधानी बनाया। और राजधानी जो है इसने अपना गृहब्रिज को या तुम्हारा राजगृह को बनाया गया। अपना राजधानी इसने राजगृह को बनाया बिंबिसार ने। बिंबिसार बड़ा चालाक रूप का नेता राजा हुआ करता था। इसने क्षेत्र विस्तार के लिए कभी भी युद्ध नीति को नहीं अपनाया। इसने क्षेत्र विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया। और कहा जाता है कि इसी के समकालीन चूंकि महात्मा बुद्ध हुआ करते थे, तो महात्मा बुद्ध से भी बड़ा प्रभावित हुआ करता था ये व्यक्ति। और बिंबिसार का जो धर्म भी था, वो धर्म बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो महात्मा बुद्ध से बड़ा प्रभावित व्यक्ति था और बड़ा शांत स्वभाव का व्यक्ति, ज्यादा मारकाट दिस दैट ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तेज था। इसको क्षेत्र भी अपना विस्तार करना है, तो क्षेत्र विस्तार करने के लिए इसने शादी की। कोसला से शादी किया, क्षेमा से शादी किया तुम्हारा। कहा जाता है कि एगो और अमरपाली नाम की एगो महिला हुआ करती थी, और भाई साहब अमरपाली से भी इनका शादी होता है तुम्हारा। और सिर्फ यही नहीं था, एक बेटबो था चक्कर में। बोले तो अजात शत्रु ना बंधा, अजात शत्रु। अब इस क्षेत्र के विस्तार में इतना लीन हो गया था व्यक्ति कि अपने बेटा को भूल गया कि हमारे बेटो जवान हो रहा। अब यदि बेटा कहता था कि पिताजी हमरो शादी करवाओ यार, हम भी बड़े होते जा रहे हैं, तो बोलता था कि अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है शादी का, अभी हमको करने दो, अभी हम बच्चा है, जवान है, हमको करने दो, तुम अभी बच्चा है। अब उस समय कहा जाता है कि अजात शत्रु का भी एक जगह चक्कर चल रहा था तुम्हारा। और उस महिला का कहना था कि भाई साहब जब तक तुम राजा बनते नहीं हो तब तक हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा कि बिना पैसा। इसीलिए कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। बाप बराना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इफ यू हैव मनी देन ऑल थिंग्स यू हैव। सारा का सारा चीज आपके पास है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो देयर आर नथिंग, कुछ नहीं आपके पास। कितनों कहे न जिएंगे तोरे साथ, मरेंगे तोरे साथ, तुम जहां रखोगे हम वहीं रह जाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, ये सब क्या था ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो कुछ इसी प्रकार का सीन होता है। पैसा एक ऐसा चीज है, धन एक ऐसा चीज है जो एक समय आएगा जो प्यार भी समाप्त हो जाए। याद रखिएगा कि लड़की सुंदर रहे और लड़का कामयाब रहे तो 17 साल में ब्याह हो सकता है तुम्हारा। ऐसा हुआ है कि नहीं तुम्हारा? तो इसमें कोई परवाह नहीं, बस अभी जो है पैसा के पीछे भागो। आप पैसा के पीछे भागिए, दुनिया आपके पीछे भागेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुनिया के पीछे भागने लगते हैं, पैसा को छोड़ देते हैं। वो कहावत है ना, बुलाएगी मगर, लेकिन हम लोग तुरंत चल जाते हैं और यहीं पे दिक्कत हो जाता है तुम्हारा। तो महिला बोली कि भाई साहब हम ऐसे तुमसे शादी थोड़ी कर लेंगे, जब तक तुम अपने आप को राजा नहीं बना देते हो तब तक हम शादी नहीं करेंगे। उधर बाप कह रहा है कि अभी तो दिल तो बच्चा है जी, अभी हम ब्याह करने की उम्र में है, तुम मत करो। उधर वो महिला कह रही है कि भाई साहब जब तक बनोगे नहीं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। फ्रस्ट्रेट आकर के व्यक्ति कहा कि ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मारिए देते हैं बुरवा को, अपने ब्याह के चक्कर में पड़ल है। और भाई साहब अजात शत्रु ने किसको मार दिया? बिंबिसार को मार दिया। वहीं से इस वंश का नाम एगो और पड़ता है, उसको पितृहंता वंश का। कौन सा वंश कहा गया? पितृहंता वंश कहा गया। और पितृहंता वंश इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे पिता को ही मारा जा रहा था। अब मारने का वजह लड़की है, सब जगह लड़की था तुम्हारा। और इतिहास गवाह है कि भाई साहब भारत में यदि लड़ाई हुआ है तो 3 चीज के लिए है, जर जोरू और जमीन, यही 3 चीज के लिए हुआ है। और सबसे ज्यादा यदि मार काट हुआ है तो महिले के लिए हुआ है। राजपुताना में यदि जितने भी लोग मरे हैं, राजस्थान के राजपुताना में, उसका मेन कारण
लड़की रही है। इसीलिए सबसे ज्यादा यदि इतिहास को पढ़िएगा तो भ्रूण हत्या जो हुआ है, भ्रूण हत्या मतलब बच्चे को गर्भ में ही मार देना, भ्रूण हत्या जो हुआ है वो राजपुताना में सबसे ज्यादा हुआ है। राजस्थान के जो राजपुताना राजा हुआ करते थे उस केस में भ्रूण हत्या बड़ा होती थी। बच्चा जन्म भी लेती थी तो उसको भी मार दिया जाता था, नहीं तो पेट में भी मार दिया जाता। और हाल फिलहाल तक चला, अंग्रेजों के समय तक चला भ्रूण हत्या। मेन कारण वही है। जैसे आप रानी पद्मावती को ले लीजिए, जो पद्मावत नाटक है उसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। घटना हुई थी 1301-1303 ईस्वी के दौरान, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नाटक जो है वो 1540 में लिखा, और उसको बाद में संजय लीला बंसाली ने को मूवी बना दिया, तुम्हारा बनाया ना हो। उसका मेन कारण कौन था? उसका मेन कारण थी रानी पद्मावती। ना उतना सुंदर होती, और सुंदर होना उसका थोड़ी गुनाह था। लेकिन भाई साहब, मुस्लिम काल में सबसे ज्यादा यदि शोषण हुआ तो महिला का शोषण हुआ। और मुस्लिम शासन काल में देखिएगा तो महिलाओं का यूज किया गया लड़ाई को जीतने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी यही सीन हुआ था। जब सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हो रहा था तो सेल्यूकस निकेटर की एगो बेटी थी जिसका नाम था हेल्ला, या कर्नेलिया भी कहते हैं। जब उसको लगने लगा कि हम हार रहे तो बेटी को आगे कर दिया। वो थी माशाल्लाह बड़ी सुंदर। और भाई साहब है हो, वो भी हुआ तो बड़ा खतरनाक वो हुआ। ये था हो, बेटी को आगे कर दिया, लो ब्याह करो। तो जो हाथ में तलवार था तुरंत हाथ में गुलाब आ जाता है व्यक्ति को। बोला कि इससे बेटर था कि युद्ध से पहले ही खड़ा कर देता, युद्ध मारवे नहीं करते, तोरा ब्याह करके लेके चल जाते तुम्हारा। तो युद्ध का सबसे बड़ा कारण भारत के इतिहास में महिला बनी है। पद्मावत में भी वही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, जलाल जो तुम्हारा अलाउद्दीन के जो चाचा थे तुम्हारा फिरोज खिलजी, भाई साहब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसकी बेटी से शादी किया वो व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी ने। बोला गुजरात से गया, गुजरात अभियान पे गया था जिस समय मलिक कफूर को लाया था। वो मलिक कपूर एक तुम्हारा हिजरा टाइप का हुआ करता था, और कहा जाता है कि भाई साहब उसको लेके आया था, और बाद में कहा कि भाई साहब ये आपका सेवा करेगा। और जब गुजरात अभियान से जीत करके आया था तो गुजरात अभियान पे भेजने वाला इसका चाचा ही था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। बोला जीत के आओ, तब जो तुम मांगोगे हम वही देंगे। और जब जीत के आया तो बोला कि जो जीत तो गए, अब हम जो मांगे वो दीजिएगा। तो बोला हाँ। बोला अपना बेटी से ब्याह करवा दीजिए। बोला शर्म नहीं आ रहा है, तुम्हारी बहन लगेगी वो। बोला कौन सा बहन? आप हमारे चाचा हैं, ठीक है वो बहन नहीं लगेगी, ब्याह करवा दी, वो पसंद करती है हमको। शादी करवा दिया गया तुम्हारा। फिर देखो इतनी सुंदर महिला से शादी किया वो, अब पिघला फिर एक सुंदर महिला पे वो तुम्हारा। और राणा रतन सिंह उसकी ही पत्नी थी तुम्हारा पद्मावत। और भाई साहब एक ही बात रखा गया था कि बस हमको एक बार देखना है आपकी पत्नी को, कि सुने कि बड़ी सुंदर है आपकी पत्नी। अब पद्मावती पढ़ी लिखी औरत थी, बोलबो की कि है वो एक बार देखना ही तो चाह रहा है, क्या दिक्कत है देख लेगा। रतन सिंह बोला कि तुम समझ नहीं रहो पगली, ये देखना ही नहीं चाह रहा है, तुमको लेके चल जाएगा तब। मेन कारण तुम्हारा ये है। और देखो 6 महीना तक पूरे आमेर को घेरा गया चारों साइड से, चित्तौड़ पूरा घेरा गया, और बाद में युद्ध होता है और मारा गया रतन सिंह। पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान भी मारा गया। उसका मेन कारण क्या था? महिला। ऐसा जयचंद की बेटी थी तुम्हारा संयोगिता। और कहा जाता है कि जिस समय दिल्ली में चौहानों का आधिपत्य नहीं हुआ करता था उस समय जयचंद और पृथ्वीराज चौहान बड़ा घनिष्ठ मित्र हुआ करता था। दिल्ली जब दे दिया गया तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान को तो इस बात से जयचंद को बड़ी गुस्सा आया, क्योंकि जयचंद चाहता था कि दिल्ली में मेरा चले, दिल्ली में चौहानों का नहीं चले। और जयचंद जो था तुम्हारा वो कन्नौज के शासक हुआ करते थे, और ये जो है तुम्हारा राजस्थान के शासक हुआ करते थे। उसी में
भाई साहब उनकी बेटी थी, यानी जयचंद की बेटी थी, और मलिक मोहम्मद जायसी का जो वो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो चंद्रबरदाई के द्वारा जो लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखा गया है कि एक कोर्ट में एक पेंटर जो है पेंटिंग बना रहा था तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान का, और उस पेंटिंग को देख करके वो मोहित हो गई महिला। बोले कि कौन है, बोला कि ये राजस्थान के राजपूत राजा है पृथ्वीराज चौहान। बोला कि मेरा भी पेंटिंग लेके जाओ, और बोला कि हम उसको पसंद करने लगे। अब भाई साहब वो जाता है, दिखाता है, तो कहता है ना दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज, ओकरो पसंद आ जाता है। पता चला कि भाई साहब इधर चल रहा है, उधर बाप को पता ही नहीं है, और इधर जयचंद समझ रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारा। बाद में जब पता चला, ये तो गद्दार निकला व्यक्ति, कि भाई साहब भले दोनों राजा था, लेकिन दोनों की उम्र में बड़ा फासला था। 60-70 साल का, वो भाई साहब 25-28-30 साल का व्यक्ति है। बाद में इसको एक तो दिल्ली गया, और दूसरा तुम्हारा बेटी ही तुम्हारा उसके साथ शादी करना चाह रही है। बाद में कहा जाता है एक स्वयंवर रचवाया गया, और उस स्वयंवर में इसको लगा कि पृथ्वीराज चौहान को भी लाया जाएगा, नहीं लाया जाता। इवन कहा जाता है कि एगो पुतला बनाया जाता है तुम्हारा पहरेदार के रूप में पृथ्वीराज चौहान का, और ये चीज जब संयोगिता देखी तो उसको बड़ा बुरा लगा। तो बाद में कहा जाता है ये लेटर लिखा गया कि जल्दी आओ और हमको ले जाओ, नहीं तो कोई और लेके जाएगा तुम्हारा। और बाद में भाई साहब वो आता है और उसको लेके जाता है। एक वो दिल्ली घुसा, दूसरा बेटी तुम्हारा उसके साथ, और तीसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ कि सबके सभा के बीच से बेटी को लेके चल गया। और मोहम्मद गौरी, तराइन का प्रथम युद्ध ना, तराइन के प्रथम युद्ध में जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। और भाई साहब दूसरा युद्ध उसी के अगले साल हुआ था, 1192 में हुआ था, और भेजने वाला वही है, जयचंद ही था। गुजरात का एक बैंकर हुआ करता था, बोला कि जाओ और कहना मोहम्मद गौरी का कि उसका हिंदुस्तान में एक दोस्त है और वो फिर से अटैक करे, और इस बार हम साथ देंगे। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो भाई साहब संयुक्ता वहीं रह गई और अपने आप ऊपर चल गई बेचारे। तो महिला बहुत बड़ा कारण बना है भारत के इतिहास में युद्ध का। अजात शत्रु का भी कुछ इसी प्रकार था, बाद में महिला के चक्कर में अपने बाप को मार देता है। दूसरा राजा बनता है अजात शत्रु। अजात शत्रु भी अपने बाप के ही जैसा था, उसका भी एक से मन नहीं भर रहा था, और मन कर रहा है ब्याह करे और ब्याह करे और ब्याह करे। अब उसके चक्कर में उसका एक और बेटा है जिसका नाम है उदयन, या उदयन कहता है उसको। अब वो कह रहा है कि अब मेरा भी शादी करवाइए। हालांकि अभी तुम रुको, अभी हमको करने दो शादी। बाद में कहा जाता है कि जब आप मार दिए पिताजी, अपने पिताजी को यही ब्याह के चक्कर में, तो हम मार दिए तो कौन सा पाप हो जाएगा? यो मार दिया अपना बाप को, जो तुम वो दादा के ऊपर पास जो। भाई साहब उदयन ने किसको मार दिया? अजात शत्रु को मार दिया। और उदयन पहला राजा था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। लिखना, लिखो ठीक है कि हर्यक वंश का, हर्यंक वंश का, हर्यंक वंश का हर्यक वंश का दूसरा राजा, हर्यंक वंश का दूसरा राजा अजात शत्रु, अजात शत्रु, दूसरा राजा अजात शत्रु। इसकी राजधानी लिख लीजिएगा, राजगृह। राजधानी कहां थी? राजगृह, राजगृह। एक पॉइंट लिखिएगा, अजात शत्रु ने ही, अजात शत्रु ने ही, अजात शत्रु ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर, पाटलिपुत्र नामक नगर, पाटलिपुत्र नामक नगर साया था। कई टीचर, हम अब ये बता देते हैं, कई टीचर ऐसे होंगे जो कहेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, लेकिन ये बात गलत है। और
पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने नहीं किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। उदयन जो है राजधानी बनाया, बट पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन पटना के बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बताएंगे, हम अब ये कह देते हैं कि बाद में गाली ना दो हमको कि मास्टर गलत पढ़ाया तुम्हारा, कि भाई साहब पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। तो उदयन ने बिल्कुल नहीं किया था, इस बात को ध्यान में रखना है। एक पॉइंट लिखिए, अजातशत्रु में ही लिखिएगा, अजातशत्रु के समय में ही, अजातशत्रु के समय में ही, अजातशत्रु समय में ही, अजातशत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तथा इन्हीं समय काल में, तथा इन्हीं के समय काल में, तथा इन्हीं के समय काल में राजगीर में, तथा इन्हीं के समय काल में राजगीर में, राजगीर में 483 बीसी में, 483 बीसी में, 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अजातशत्रु के समय काल में, अजातशत्रु के समय काल में ही, अजातशत्रु के समय काल में ही, अजातशत्रु के समय काल में ही, अजातशत्रु के समय काल में ही हर्यंक वंश का, हर्यंक वंश का, हर्यंक वंश का वज्जी गणराज्य पर, वज्जी गणराज्य पर, वज्जी गणराज्य पर, वज्जी गणराज्य पर आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, वज्जी गणराज्य पर आक्रमण हुआ एवं 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 वज्जी को, वज्जी को, वज्जी को मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में, वज्जी को मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में मिलाया गया था। वज्जी को मगध क्षेत्र में मिलाया गया था। वज्जी को मगध क्षेत्र में मिलाया गया था। लिख लिए तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। अब दे दीजिए उदयन, देखो दे दीजिएगा उदयन। उदयन, ठीक है। उदयन में लिखिएगा मगध क्षेत्र का, इसमें लिखना मगध क्षेत्र का, मगध क्षेत्र का राजधानी, मगध क्षेत्र का राजधानी, मगध क्षेत्र का राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र का राजधानी
पाटलिपुत्र उदयन के समय में ही बनाया गया था। 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 लिखिए, लिखिए, लिखिएगा। उदयन, उदयन, उदयन मगध के शासक बनने से पहले, उदयन मगध के शासक बनने से पहले, उदयन मगध के शासक बनने से पहले, शासक बनने से पहले अंग राज्य के राजधानी, अंग राज्य के राजधानी, अंग राज्य के राजधानी चंपा का, अंग राज्य के राजधानी चंपा का, चंपा का राज्यपाल, राज्यपाल या गवर्नर, राज्यपाल बनाया गया था, बनाया गया था, बनाया गया था। क्लियर? चंपा का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक, एक नोट में देकर के लिखो, नोट में देकर लिखो, नोट में देख करके लिखना कि बिंबिसार के, बिंबिसार के, बिंबिसार के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य गुरु हुआ करते थे। एक वैद्य गुरु हुआ करते थे। कोई नाम बताएगा? क्या नाम है? जीवक ना? एक वैद्य गुरु हुआ करते थे जिनका नाम, जिनका नाम जीवक था, जिनका नाम जीवक था, जिनका नाम जीवक था, जिनको, जिनको जिनको अवंती राजा, अवंती राजा, अवंती राजा, अवंती राजा, अवंती राजा चंड प्रघोत को ठीक करने के लिए भेजा गया था। अवंती राजा चंद्र प्रघोत को ठीक करने के लिए भेजा गया था, ठीक करने के लिए भेजा गया था। है? चंद्र प्रघोत उसको ठीक करने के लिए भेजा गया था। उसको हो गया था पीलिया। पीलिया समझते हैं? जॉन्डिस जिसको कहते हैं, ठीक नहीं हो रहा था, तो मित्रतापूर्ण संबंध हुआ करता था। तो कहा गया कि आपके यहाँ बहुत ही फेमस राजवैद्य है और उनको भेजिए हमारे यहाँ। तो जीवक को भेजा गया था ठीक करने के लिए। तो आज इतने रहने दीजिए, इसके आगे ले चलेंगे हम लोग परसों। और कल YouTube पे 10 बजे से बिहार, भारत और बिहार का जो 2022 में जातिगत जनगणना हुआ है, ये तीनों जो है
करीब 1.5 से 2 घंटा का क्लास होगा और 2 घंटा में पूरा का पूरा जनगणना जो है वो समाप्त हो जाएगा। और जनगणना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ना आए ना ऑफलाइन ने ऑनलाइन होगा। क्या बजे से? 10 बजे से, सुबह में 10 बजे से तुम्हारा वो क्लास होगा। है पीडीएफ आपको कल मेरे क्लास शुरू होने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएगा। टेलीग्राम चैनल बोले तो एसके झा ना, वही ना है, उसमें आप लोगों को पीडीएफ पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए कल 10 बजे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्राचीन इतिहास में ज्यादा टाइम हम आप लोग को देंगे नहीं, ताकि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम उतना डीप में आपको नहीं लेके जा रहे हैं। हम पहले ये बता रहे हैं, क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, बिहार पढ़ा रहे हैं। हरियंक वंश में और भी बहुत सारा डीप में है, लेकिन हम उतना आपको लेके नहीं जा रहे हैं। इतिहास का मैटर हम उठा ही नहीं रहे, वही मैटर उठाएंगे जो बिहार से बिलोंग करता है। समझे कि नहीं समझे? वही मैटर उठाएंगे और अधिकतर टाइम आधुनिक इतिहास में दिया जाएगा जो बिहार का होगा। मतलब आपका 2 से 3 दिन तक प्राचीन इतिहास चलेगा, 1 से 2 दिन तुम्हारा मध्यकालीन इतिहास चलेगा, और उसके बाद 5-6 दिन करीब तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री, तुम्हारा बिहार का आधुनिक इतिहास चलेगा। इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। क्लियर है तुम्हारा? ठीक।